एक देश की राजधानी पर सिर्फ 80 हथियारबंद लोगों ने कब्जा कर लिया था। वहां का राष्ट्रपति अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ हाउस में छिपा बैठा था और देश की सेना के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ गहरा समंदर था और भागने का कोई रास्ता नहीं। मौत बस कुछ ही कदम दूर थी। तब उस खौफजदा राष्ट्रपति ने एक सीक्रेट लाइन से एक SOS भेजा, मदद की एक आखिरी गुहार। लेकिन सवाल यही था, समंदर के बीचों बीच उस छोटे से टापू को बचाने इतनी जल्दी कौन आ सकता था? साल था 1988। जगह थी मालदीव, एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया सिर्फ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जानती थी। फिरोजी पानी, सफेद रेत और एक अजीब सी शांति, यही मालदीव की पहचान थी। उस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल कयूम। मालदीव की सबसे बड़ी ताकत उसकी खूबसूरती थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई बड़ी एडवांस आर्मी नहीं थी, कोई नेवी नहीं थी। सिर्फ एक छोटी सी नेशनल सिक्योरिटी सर्विस थी जो किसी बाहरी और संगठित हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। 3 नवंबर 1988 की वो खौफनाक सुबह, पूरा मालदीव गहरी नींद में था और उसी नींद को चीरते हुए समंदर की लहरों पर कुछ हथियारबंद स्पीड बोट्स राजधानी माले की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उन बोट्स में बैठे थे श्रीलंका के खतरनाक तमिल उग्रवादी, जिन्हें PLOTE के नाम से जाना जाता था। इनका मकसद कोई छोटी मोटी लूटपाट नहीं था, मकसद था पूरे देश की सत्ता को उखाड़ फेंकना। इन भाड़े के लड़ाकों का लीडर था अब्दुल्ला लथूफी, एक लोकल बिजनेसमैन जिसे मालदीव की सत्ता की भूख थी, और वो श्रीलंका में बैठकर बड़े इत्मीनान से ये पूरी खूनी साजिश रच रहा था। सूरज निकलने से पहले ही माले की सड़कों पर गोलियों की आवाजें गूंज उठी। मालदीव की वो शांत सुबह अचानक एक खूनी खेल में बदल गई। उग्रवादियों ने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेरा और उस पर भारी हथियारों से हमला बोल दिया। इसके ठीक बाद उन्होंने टीवी और रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया ताकि मालदीव की आवाज बाहर की दुनिया तक पहुंच ही न सके। दोपहर होते होते ऐसा लगने लगा कि मालदीव अब पूरी तरह इन उग्रवादियों के हाथों में जा चुका है। राजधानी माले का संपर्क पूरी दुनिया से कट चुका था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब खतरे में था। जो देश कल तक एक आजाद मुल्क था, वो महज कुछ घंटों के भीतर एक बंधक देश बन चुका था। हर तरफ सिर्फ खौफ था और गोलियों की तड़तड़ाहट। जब उग्रवादी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे तो गयूम किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए। वो एक छोटे से कमरे में बंद थे। बाहर उग्रवादी उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उस कमरे में बैठे गयूम के पास एक ही रास्ता बचा था, इंटरनेशनल मदद। उन्होंने तुरंत अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान को फोन किया, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने साफ कह दिया उनकी फौज को समंदर पार करके मालदीव तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। पाकिस्तान ने भी हाथ खड़े कर दिए। 2 दिन बहुत दूर की बात थी। गयूम के पास 2 घंटे का भी वक्त नहीं था। तब उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर भारत की तरफ देखा। दोपहर के 2:30 दिल्ली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास वो इमरजेंसी कॉल आया। राजीव गांधी ने फौरन टॉप खुफिया एजेंसियों और सेना प्रमुखों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मामला बेहद पेचीदा था। सवाल ये नहीं था कि मदद करनी है या नहीं, सवाल ये था कि क्या इंडियन मिलिट्री इतनी जल्दी अपनी फौज समंदर पार भेज सकती है, क्योंकि अगर कुछ घंटों की भी देरी हुई तो मालदीव का राष्ट्रपति मार दिया जाएगा और मालदीव हमेशा के लिए एक आतंकी गुट के कब्जे में चला जाएगा। दिल्ली से सीधा ऑर्डर गया आगरा एयरबेस को। मिशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। इंडियन आर्मी की 50 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को तुरंत हथियारों के साथ तैयार होने का हुक्म मिला और कुछ ही घंटों के भीतर 2 विशाल IL-76 एयरक्राफ्ट्स आगरा के रनवे पर गर्जना करने लगे। उन जहाजों में बैठे थे भारत के एलीट पैराट्रूपर्स, जिन्हें अच्छी तरह पता था कि वो एक सुसाइड मिशन पर जा रहे हैं, क्योंकि मालदीव का हुलुले एयरपोर्ट समंदर के बीच एक छोटी सी पट्टी की तरह था। उस रनवे की लंबाई इतने बड़े जहाजों के उतरने के लिए बेहद कम थी। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये थी, उग्रवादियों ने एयरपोर्ट की सारी लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिए थे। हमारे पायलट्स को रात के घुप अंधेरे में बिना किसी लाइट के, बिना किसी रडार सपोर्ट के समंदर के बीच उस छोटे से रनवे पर एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट उतारना था। जरा सी चूक और पूरा जहाज समंदर की गहराइयों में समा जाता। क्या ऐसे नामुमकिन हालात में इंडियन एयरफोर्स अपना जहाज उतार पाएगी
और क्या हमारे पैराट्रूपर्स मालदीव के राष्ट्रपति को जिंदा बचा पाएंगे? जब आगरा एयरबेस पर पैराट्रूपर्स अपनी गन और पैराशूट तैयार कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली के एक खुफिया कमरे में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मालदीव से आने वाले सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ ही घंटों की माथापच्ची के बाद रॉ ने कंफर्म कर दिया, ये हमला कोई अचानक भड़की बगावत नहीं है। इसके पीछे श्रीलंका का खूंखार तमिल उग्रवादी गुट PLOTE शामिल है। अब्दुल्ला लथूफी पिछले कई महीनों से इस तख्ता पलट की तैयारी कर रहा था। माले शहर के चप्पे चप्पे की अंदरूनी जानकारी उसके पास थी। उसे ठीक से पता था कि मालदीव की कमजोर सुरक्षा को भेदने के लिए कितने हथियार और कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। खुफिया फाइलों में यह भी शक जताया गया कि इस पूरी खूनी साजिश के तार कहीं न कहीं पाकिस्तान की ISI से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर मालदीव जैसे रणनीतिक आइलैंड पर इन उग्रवादियों का कब्जा हो जाता तो ये भारत के लिए समंदर के रास्ते एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। भारत की सुरक्षा और एक आजाद देश के राष्ट्रपति की जान दोनों दांव पर लगे थे और वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। रात का अंधेरा गहरा चुका था। आगरा से उड़ान भरने के बाद इंडियन एयरफोर्स के विशाल IL-76 एयरक्राफ्ट्स हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहे थे। कॉकपिट के अंदर पायलट्स के माथे पर पसीना था और पीछे बैठे पैराट्रूपर्स अपनी बंदूकों को आखिरी बार चेक कर रहे थे। टारगेट था मालदीव का हुलुले एयरपोर्ट, लेकिन जैसे ही जहाज एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचे, पायलट्स ने देखा कि नीचे घुप अंधेरा है। उग्रवादियों ने रनवे की सारी लाइट्स काट दी थी। समंदर के बीचों बीच उस छोटी सी कंक्रीट की पट्टी को अंधेरे में ढूंढना बिना किसी नेविगेशन एड के मौत के मुंह में जहाज उतारने जैसा था। अगर एक भी पहिया रनवे से नीचे उतरा तो पूरा एयरक्राफ्ट अपने 80 कमांडोज के साथ समंदर की गहराइयों में समा जाता। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने वो रिस्क लिया। रात के ठीक 12:30 बजे बिना किसी लाइट के पायलट्स ने अपने तजुर्बे और रडार के अंदाजे से उस भारी भरकम एयरक्राफ्ट को हुलुले एयरपोर्ट के छोटे से रनवे पर सुरक्षित उतार दिया। लैंडिंग गियर के जमीन छूते ही पैराट्रूपर्स का एक्शन शुरू हो गया। जहाज के दरवाजे खुले और 80 खूंखार इंडियन कमांडोज आधुनिक हथियारों के साथ बाहर निकले। कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने पूरे हुलुले एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित कर लिया। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। राष्ट्रपति माले आइलैंड पर थे और एयरपोर्ट से माले तक पहुंचने के लिए उन्हें समंदर का वो अंधेरा रास्ता पार करना था। एयरपोर्ट कब्जे में आते ही इंडियन कमांडोज ने वहां खड़ी कुछ लोकल नावों और स्पीड बोट्स को अपने कब्जे में लिया। रात के उस सन्नाटे में बिना कोई शोर किए हमारी फौज माले की तरफ समंदर में आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो माले के तट पर पहुंचे, उग्रवादियों को उनकी भनक लग गई। माले की उन संकरी और अंधेरी सड़कों पर एक भयानक फायर फाइट शुरू हो गई। गोलियों की गूंज से पूरा आइलैंड दहल उठा। उग्रवादियों के पास भारी मशीन गन थी, लेकिन वो इंडियन पैराट्रूपर्स की एडवांस ट्रेनिंग और फुर्ती के आगे टिक नहीं पा रहे थे। हमारी फौज माले की सड़कों पर दुश्मन को चीरते हुए उस सेफ हाउस की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जहां राष्ट्रपति गयूम के छिपे होने की आखिरी खबर थी। इस वक्त टेंशन अपने चरम पर थी। कोई नहीं जानता था कि राष्ट्रपति उस सेफ हाउस में अब भी जिंदा हैं या नहीं। क्या हम लेट हो गए थे? क्या उग्रवादी उन तक पहले पहुंच गए थे? कमांडोज ने सेफ हाउस को चारों तरफ से कवर किया और दरवाजा तोड़ा। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। अंदर का नजारा देखकर कमांडोज ने रेडियो पर दिल्ली को एक मैसेज भेजा, टारगेट सिक्योर, प्रेसिडेंट इज अलाइव। भारत के पैराट्रूपर्स ने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को सुरक्षित आजाद करा लिया था। भारत ने वो कर दिखाया था जिसे पूरी दुनिया नामुमकिन मान रही थी। लेकिन मास्टरमाइंड लथूफी अभी भी आजाद था और उसने भागने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया था। माले के उस सेफ हाउस में राष्ट्रपति गयूम सुरक्षित थे, लेकिन खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उग्रवादियों के मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लथूफी को समझ आ गया था कि भारत के पैराट्रूपर्स के सामने टिकना अब नामुमकिन है। मौत को सामने देखकर उसने भागने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया। माले के बंदरगाह पर लथूफी और उसके बचे हुए साथियों ने प्रोग्रेस लाइट नाम के एक विशाल मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मालदीव के 27 निर्दोष नागरिकों को उस जहाज पर बंधक बना लिया, जिनमें मालदीव के कैबिनेट मंत्री और उनकी पत्नी भी शामिल थे। उग्रवादियों का प्लान था कि इन बंधकों की आड़ में वो समंदर के रास्ते वापस श्रीलंका भाग जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। जमीन पर इंडियन आर्मी और आसमान में इंडियन एयरफोर्स
अपना काम कर चुकी थी। अब बारी थी समंदर के सिकंदर की, इंडियन नेवी की। जैसे ही वो हाईजैक किया हुआ जहाज श्रीलंका की तरफ भागा, इंडियन नेवी को उसे रोकने का ऑर्डर मिल गया। हिंद महासागर की तेज लहरों को चीरते हुए नेवी के 2 विनाशकारी युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा ने उस जहाज का पीछा शुरू कर दिया। ये कोई आम चीज नहीं था। उग्रवादी लगातार बंधकों को मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन इंडियन नेवी के अफसर शांत थे, पूरी तरह फोकस। कुछ ही घंटों के अंदर INS गोदावरी ने उस मालवाहक जहाज को समंदर के बीचों बीच चारों तरफ से घेर लिया। मार्कोस कमांडोज की तैयारी और नेवल गनफायर की भयंकर चेतावनी के बाद उग्रवादियों का हौसला पूरी तरह टूट गया। अब्दुल्ला लथूफी और उसके सारे साथियों को जिंदा पकड़ लिया गया और एक भी गोली चलाए बिना सभी 27 बंधकों को सुरक्षित आजाद करा लिया गया। यहाँ एक आंकड़ा सामने आया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। 18 घंटे। जब मालदीव के राष्ट्रपति ने दिल्ली में वो इमरजेंसी फोन घुमाया था, उसके सिर्फ 18 घंटे के अंदर भारत ने हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में जाकर पूरा तख्ता पलट नाकाम कर दिया था। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 19 उग्रवादी मारे गए, बाकी सब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक भी जवान इस मिशन में शहीद नहीं हुआ। हमारे लिए कैजुअलिटीज का आंकड़ा 0 था। ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने एक साथ मिलकर इतनी सटीक टाइमिंग से दुश्मन को घेरा था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पूरी दुनिया इस स्पीड को देखकर हैरान थी। यूनाइटेड नेशंस ने भारत के इस क्विक रिस्पॉन्स की जमकर तारीफ की। जो पड़ोसी देश और दुश्मन भारत की ताकत पर शक करते थे, वो इस ऑपरेशन के बाद पूरी तरह खामोश हो गए। दुनिया ने देख लिया था कि भारत सिर्फ अपनी सरहदों की रक्षा नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर समंदर पार करके भी अपने दोस्तों को बचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने मालदीव पर कब्जा नहीं किया। अपना काम खत्म करके हमारी फौज शान से वापस लौट आई। आखिरकार उन सभी बागियों को मालदीव की सरकार को सौंप दिया गया। मुकदमे चले और सजाएं हुई, लेकिन ऑपरेशन कैक्टस हमेशा के लिए मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे सुनहरी फाइलों में दर्ज हो गया। वही समंदर, वही खौफनाक लहरें और वही आखिरी SOS कॉल। लेकिन 18 घंटे के अंदर भारत के जाबाजों ने दिखा दिया कि जब बात सुरक्षा की हो तो दिल्ली से माले की दूरी कोई मायने नहीं रखती। ये ऑपरेशन आज भी दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक मास्टर क्लास माना जाता है, जो फाइलों में बंद तो है, लेकिन जिसे भुलाया नहीं जा सकता।